चलिए तो नेक्स्ट टॉपिक पर आ जाते हैं एंड द टाइटल इज पावर। तो व्हाट इज अ पावर? सो पावर इज डिफाइंड एज द टाइम रेट एट विच वर्क इज डन और एनर्जी इज ट्रांसफर्ड। कितने टाइम में वर्क हुआ या कितने टाइम के अंदर एनर्जी ट्रांसफर्ड हुआ, दैट इज पावर। बराबर। देन एवरेज पावर इज डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ वर्क डन W टू द टोटल टाइम T टेकन। एवरेज पावर अगर मुझे डिफाइन करना है तो एवरेज पावर इज गिवन बाय ratio of what? Work done upon total time taken. So it is given by P average, that is delta W by delta T. Delta W by delta T, work done upon time taken, total time taken. अब ये एवरेज पावर से मुझे अगर इंस्टेंटेनियस पावर डिफाइन करना है तो आप जानते हो मेथड। आपको ये जो डेल्टा डब्ल्यू बाई डेल्टा टी का ये जो डेल्टा टी है उसको आपको लिमिट लेना पड़ेगा टेंस टू जीरो। सो इफ लिमिट डेल्टा टी टेंस टू जीरो नॉट इक्वल टू जीरो, देन दिस डेल्टा डब्ल्यू बाई डेल्टा टी विल बी कन्वर्टेड इनटू डी डब्ल्यू बाई डी टी। और ये डी डब्ल्यू बाई डी टी को कहते हैं पी, दैट इज इंस्टेंटेनियस पावर, दैट इज नोन एज इंस्टेंटेनियस पावर। ठीक है। फिर थोड़ा सा और इसे सिंप्लीफाइड फॉर्म में डिराइव करते हैं। नाउ वर्क कैन बी रिटन एज अ डॉट प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट। तो डी डब्ल्यू कैन बी रिटन एज एफ वेक्टर डॉट डी आर वेक्टर, वेर एफ वेक्टर इज फोर्स एंड डी आर वेक्टर इज डिस्प्लेसमेंट। ठीक है। तो मैंने ये डी डब्ल्यू का फॉर्मूला यहाँ पर सब्सटीट्यूट कर गया तो पी इक्वल्स टू आ गया डी डब्ल्यू अपॉन डी टी की जगह पर एफ वेक्टर डॉट डी आर वेक्टर अपॉन डी टी। डन। अब आप इसे पहचानो कि डी आर वेक्टर बाई डी टी डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम कौन होता है? तो डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम तो वेलोसिटी होता है। तो डी आर वेक्टर बाई डी टी को आपको वी वेक्टर सब्सटीट्यूट करना पड़ेगा। सो फाइनली द पावर पी इज गिवन एज एफ वेक्टर डॉट वी वेक्टर। फोर्स और वेलोसिटी का डॉट प्रोडक्ट आपको क्या देगा? पावर देगा। और हम जानते हैं कि कोई भी दो वेक्टर्स का अगर आप डॉट प्रोडक्ट लेते हो तो रिजल्टेंट क्वांटिटी आपको क्या मिलता है? हमेशा स्केलर। तो दैट मीन्स पावर कौन सा क्वांटिटी होगा? स्केलर। तो वही यहाँ पर लिखा है, देखिए। सो इट इज अ स्केलर क्वांटिटी, इट्स यूनिट विल बी वर्क अपॉन टाइम यानी जूल पर सेकेंड, एंड जूल पर सेकेंड इज नोन एज वॉट, विच इज रिप्रेजेंटेड बाय सिंबल W। ठीक है। चलिए फिर उसका डायमेंशन फॉर्मूला देख लेते हैं ना। So dimension formula of power is given as m1 L2 T minus 3, m1 L2 T minus 3. Now the SI unit of power is joule per second, or else it is denoted by, or it is given by watt. There is another special unit of power which is horsepower, and 1 horsepower, that is HP. HP is the shortcut of horsepower. 1 HP is 746 watt. 1 HP is 746 वाट। ठीक है। अब जैसे हमने पावर का एक स्पेशल यूनिट देखा ना, एनर्जी का भी एक स्पेशल यूनिट होता है किलो वॉट आवर। सी इफ पावर इज वर्क अपॉन टाइम तो वर्क इज पावर इनटू टाइम। इफ पावर यूनिट इज 1 किलो वॉट एंड टाइम इज 1 आवर, सो किलो मीन्स 1000 जूल पर सेकेंड और 1 आवर इज 3600 सेकेंड। तो सेकेंड सेकेंड कैंसल, आपका आंसर रह जाएगा 3.6 इंटू 10⁻6 जूल। ठीक है। तो 1 किलो वॉट आवर होता है 3.6 इंटू 10⁻6 जूल, और इसे 1 यूनिट भी कहते हैं। समझ में आ गया आप सबको? गुड। चलिए फिर नेक्स्ट देख लेते हैं, दैट इज कोलिजन बिटवीन टू ऑब्जेक्ट्स। नाउ से अगर दो ऑब्जेक्ट्स है तो उनके बीच में कोलिजन जो है वो 3 टाइप्स के हो सकते हैं। So there are 3 types of collision between the objects. Number 1, completely inelastic collision. Then second is elastic collision, and third is inelastic collision. That is partial elastic collision और partial inelastic। ऐसा बराबर। inelastic collision में partial elastic collision कहो या तो completely inelastic हो सकता है। ठीक है। So these are the 3 types of collisions are there between two objects. Now let us elaborate this in detail. तो पहला आ जाएगा completely inelastic collision। इसमें क्या होता है? So a collision in which two objects moves together after collision is called completely inelastic collision। मतलब before collision मान लीजिए एक ऑब्जेक्ट रेस्ट पर होगा, दूसरा मोशन में आता होगा। जब दोनों के बीच में कोलिजन हुआ तो कोलिजन के बाद दोनों ऑब्जेक्ट्स एक साथ एक ही डायरेक्शन में कुछ नए वेलोसिटी से मूव करेंगे, लेकिन दोनों साथ ही साथ जाएंगे।
इस टाइप के कोलिजन को कहेंगे कंप्लीटली इनइलास्टिक कोलिजन। क्लियर? चलिए फिर दूसरा देख लेते हैं। दूसरा है इलास्टिक कोलिजन। नाउ व्हाट डू यू मीन बाय इलास्टिक कोलिजन? So a collision in which initial kinetic energy of two objects is equal to final kinetic energy, that is in kinetic energy is conserved, is called elastic collision। मतलब बिफोर कोलिजन दो ऑब्जेक्ट्स का जो काइनेटिक एनर्जी होगा, टोटल काइनेटिक एनर्जी, आफ्टर कोलिजन भी उन दोनों ऑब्जेक्ट का जो भी फाइनल काइनेटिक एनर्जी होगा वो सेम होना चाहिए। दैट मीन्स काइनेटिक एनर्जी कंजर्व्ड होना चाहिए। ऐसे टाइप के कोलिजन को कहेंगे हम इलास्टिक कोलिजन। समझ में आया? चलिए फिर तीसरा देख लेते हैं। इन इलास्टिक कोलिजन, a collision in which some part of initial kinetic energy of two object is lost, that is kinetic energy decreases, is called inelastic collision। बराबर। अब देखिए क्या था, इलास्टिक में के काइनेटिक एनर्जी कंजर्व रहता था, लेकिन इन इलास्टिक कोलिजन में क्या होगा कि कोलिजन के बाद जो टोटल एनर्जी इनिशियल काइनेटिक एनर्जी होता था, जो फाइनली वो कन्वर्ट हो जाता था इक्वली इलास्टिक में, वहाँ पर कुछ डिक्रीज हो जाएगा। यानी देयर विल बी सम काइनेटिक एनर्जी डिफरेंस बिफोर कोलिजन एंड आफ्टर कोलिजन। तो कुछ एनर्जी लॉस हो जाएगा ड्यूरिंग दिस कोलिजन, देन इट विल बी नोन एज इन इलास्टिक कोलिजन। ठीक है? पर काइनेटिक एनर्जी के बारे में अगर हम बात करें तो इलास्टिक का कोलिजन में काइनेटिक एनर्जी कंजर्व्ड होता है, लेकिन इन इलास्टिक में काइनेटिक एनर्जी कभी भी कंजर्व्ड नहीं होता। लेकिन कोई भी टाइप का कोलिजन हो उसमें ये लास्ट पॉइंट बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि ड्यूरिंग ऑल दिस कोलिजन द टोटल लीनियर मोमेंटम इज कंजर्व, दैट इज इनिशियल मोमेंटम ऑफ टू ऑब्जेक्ट इज इक्वल्स टू देयर फाइनल मोमेंटम। कोई भी टाइप का कोलिजन क्यों ना हो, इलास्टिक हो, कंप्लीटली इनइलास्टिक हो, कि इनइलास्टिक हो, लेकिन लीनियर मोमेंटम तो हमेशा कंजर्व्ड होगा। अब जिस कोलिजन में काइनेटिक एनर्जी कंजर्व्ड हुआ उसको इलास्टिक कहेंगे, और जिसमें काइनेटिक एनर्जी कंजर्व नहीं हुआ इसे इनइलास्टिक कहेंगे। समझ में आ गया आपको ये सारे टाइप्स ऑफ कोलिजन्स? डन? थैंक यू। चलो।